मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास है उदयपुर। बच्चों, मैंने 2 बुक आके बैच में कंप्लीट करवा दी थी। कंप्यूटर टीचर का जो बैच है उसके अंदर 2 बुक बिल्कुल कंप्लीट करवा दी थी। फर्स्ट बुक थी आपकी डिजिटल और सेकंड बुक थी आपकी सी लैंग्वेज। डिजिटल का पेपर वापस अपलोड कर दिया गया है, देखिए उसको। मंडे तक आप सबमिट कर सकते हो। मंडे के बाद वेडनेसडे को मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। सी की तैयारी करते रहिए, सी के नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। और आज अपन चलते हैं अपनी नई बुक के ऊपर, और वह कंप्यूटर फंडामेंटल। बच्चों, कंप्यूटर फंडामेंटल से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 आपके डिजिटल से आएंगे, 20 क्वेश्चन ही आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से आएंगे और 20 क्वेश्चन ही आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से आएंगे। चलिए, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक कंप्यूटर। बच्चों, ये काफी बड़ा और वाइड टॉपिक है। लगभग ये मान के चलिए मैं 10,000 के आसपास क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा दूंगा। कंप्यूटर फंडामेंटल ये मान के चलिए 35 दिन का या 35 से 40 वीडियो बनेंगे इसके। और उसमें जितना भी अब तक बना है कंप्यूटर फंडामेंटल, थोड़ा बहुत मैंने करवा रखा है पटवारी लेवल का। पटवारी लेवल का कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने करवा रखा है, उसके 13 वीडियो मैंने डाल रखे हैं। लेकिन जब कंप्यूटर की बात होगी, कंप्यूटर टीचर की बात होगी, या कोई बड़े एग्जाम जैसे आईए की बात होगी, प्रोग्रामर की बात होगी, असिस्टेंट प्रोग्रामर की बात होगी, एसीएफ की बात होगी, तो कंप्यूटर फंडामेंटल का थोड़ा सा आपको वाइड पढ़ना पड़ेगा। आपने 13 वीडियो देखे होंगे पहले से ही, जो मैंने सबके लिए फ्री कर रखे हैं। वो केवल पटवारी लेवल पे है बच्चों। आज जो तुम पढ़ने जा रहे हो कंप्यूटर टीचर के लेवल के ऊपर है बच्चों। और ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये आपको ऐप के अंदर ही मिलेगा। इसके 40 वीडियो आने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर फंडामेंटल में। फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि सर कंप्यूटर होता क्या है। और सर कंप्यूटर होता है तो फिर कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। और सर अगर कंप्यूटर है तो इसका जनरेशन कौन कौन सी है, किस तरीके से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। क्लियर बच्चों। कंप्यूटर फंडामेंटल में आज मैं आपको बताऊंगा इसकी जनरेशन क्या है और किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर बच्चों। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, समझना। हाँ जी बच्चों, अलर्ट रहना। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो वर्ड है, वो कंप्यूट से निकला है। ये बच्चों कंप्यूट, कोई नहीं पूछता, लेकिन याद रखिए। और कंप्यूट को हिंदी में कहते हैं गणना करना, गणना। बच्चों, इतना क्लियर कर लीजिए। कंप्यूटर जो वर्ड निकला है वो कंप्यूट से निकला। कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है बच्चों। जो ये कंप्यूट होता है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन में कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। अब कॉमन सी बात है, क्वेश्चन है गणना तो सर कैलकुलेटर भी करता है, कंप्यूटर भी करता है। तो डिफरेंस क्या है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर के अंदर? एक कंप्यूटर होता है और एक कैलकुलेटर होता है। समझना बच्चों, एक तो क्या होता है कैलकुलेटर, और एक क्या होता है बच्चों कंप्यूटर। हाँ जी, बिल्कुल अलग रहना। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर क्या है? जो कैलकुलेटर होता है वो केवल कंप्यूट करता है, केवल गणना करता है बच्चों। ये केवल गणना करता है, लेकिन इसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है बच्चों। गणना करके छोड़ देता है, कैपेसिटी नहीं होती है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। कंप्यूटर में क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर गणना तो करता है और इसके अंदर इसके स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है बच्चों। स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेटर गणना कर देता है, कोई कैलकुलेशन कर देता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देता है, आंसर दे देता है, लेकिन और कोई काम नहीं करता। इसके ये कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया गया है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। कंप्यूटर इससे बहुत ज्यादा वाइड है बच्चों। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर गणना भी करता है, स्टोर भी करता है और दूसरे काम भी करता है बच्चों। रिसर्च में काम आता है बच्चों। डेटा का एनालाइज करने के काम में आता है। डेटा माइनिंग के अंदर काम आता है कौन, कंप्यूटर। लेकिन कैलकुलेटर ऐसा नहीं करता। कैलकुलेटर का मतलब समझ में आ गया होगा, केवल पर्टिकुलर कैलकुलेशन करने के लिए बना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या है।
कंप्यूटर की खोज करता कौन है? तो कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहले डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। बच्चों सबसे पहले जो डिफरेंस इंजन है वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और याद रखना, कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा, लेकिन ये याद रखना 5 दिन के बाद आपको कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप ढंग से सुनते जाओ, ढंग से सुनते जाओ, क्वेश्चन लास्ट में पुट कर लेना। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो आंसर आएगा बच्चों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कौन सा इंजन बनाया था? तो डिफेंस इंजन बनाया था। बच्चों यहां तक भी क्लियर हो गया होगा? बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों इसका जो कंप्यूटर के जो पिता है वो हो गए चार्ल्स बेबेज। और क्या बनाया था उन्होंने? डिफेंस इंजन बनाया था। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रखिए। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन बनाया था। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। बच्चों कंप्यूटर के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ वो मैं आपको समझा रहा हूं। बच्चों देखिए, कंप्यूटर का जो विकास हुआ वो जनरेशन वाइज हुआ। ये जनरेशन आई, फिर इसमें कुछ इक्विपमेंट्स लिए, फिर इनमें क्या है थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया। सबको पता है बच्चों अपने पूरे बन जाते, धीरे धीरे हर जनरेशन में कोई ना कोई चेंज आता है। आने वाली जनरेशन और अच्छी आएगी। बच्चों इसी तरीके से कंप्यूटर का विकास भी हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए, पहले कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आई, उसके बाद सेकंड जनरेशन आई, उसके बाद थर्ड जनरेशन आई, उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई, और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आई। सुनना बच्चों, और अभी प्रेजेंट में कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ जनरेशन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अभी प्रेजेंट में फिफ्थ जनरेशन चल रही है। बच्चों कंप्यूटर में क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट किया गया टेक्नोलॉजी के अंदर। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के अंदर, उसकी स्पीड के अंदर, उसके ग्रोथ पावर के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया। उसी को अपन क्या कहते हैं? जनरेशन। जनरेशन क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट। स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट इन ए टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप बताइए कंप्यूटर की ये जो इंप्रूवमेंट चलता जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है बच्चों, इसको अपन जनरेशन कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी? जब देश आजाद हुआ था, लगभग तभी आई थी 1946। बहुत सारी बुक में 48 लिखा होता है, लेकिन तुम इतना याद रखो कि देश के आजादी के आसपास आई थी 1958 57 जो भी है। 10-10 साल का गैप बनाते हुए चलना। बच्चों ये जनरेशन 1957 से और 1966 और 67 जो भी है, 10-10 साल का गैप चलना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसे में सोचना सर 1-2 साल आगे पीछे कैसे हो गए। बच्चों फर्स्ट जनरेशन के इक्विपमेंट्स आज भी यूज कर रहे हैं अपन, लेकिन वाकई इनमें अंतर क्या है वो समझने की कोशिश करना। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। बच्चों थर्ड जनरेशन आई 1967 से 1976, और बच्चों ये 1976 से लगा के 1985। बच्चों याद रखना 1985 से अब तक सबसे बड़ी जनरेशन गैप यही है बच्चों, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 1985 से लगा के कंटिन्यू चल रही है। बच्चों यहां तक याद रखना कौन सी जनरेशन कब आई। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है, ये आपकी सेकंड जनरेशन है। देखो मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, कंप्यूटर फंडामेंटल एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ना कोई पढ़ने की जरूरत है। दुनिया में जितने क्वेश्चन बने, ना कोई बुक खरीदने की जरूरत है, सभी यही करा दूंगा। लगभग 10,000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। हाँ, पटवारी लेवल पे मैंने बहुत कम पढ़ा रखा है, लगभग 13 वीडियो में पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल करवा रखा है, लेकिन आपको इनसे 4 गुना ज्यादा मटेरियल मिलेगा। 4 गुना से भी ज्यादा मटेरियल मिलेगा। वहां क्वेश्चन कुछ गिने चुने हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हजारों में चलेंगे। और आप टेंशन मत लो, एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले थ्योरी को समझो। थ्योरी को समझो, आप अच्छी तरीके से समझो। क्लियर बच्चों? मेरी बुक भी आती है कंप्यूटर फंडामेंटल की, आईए में निकाली थी मैंने, तो कोई बात नहीं, आपको डाल दिया मैंने, देख लेना। बाकी उसमें कुछ भी नहीं है कि एक बुक में कितना लिखा जा सकता है। बच्चों जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आप बस क्लास अटेंड करते रहना। 1946 से चला था, 10-10 साल का गैप लेते हुए चलिए। बच्चों देश आजाद हुआ, ये ध्यान रखना। ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन है, ये फिफ्थ जनरेशन। सबसे एडवांस जनरेशन ये है।
तो जैसे जैसे एडवांस होती गई साइज कम होती गई। बच्चों ऊपर जाएंगे साइज बढ़ेगी, याद रखना, ऊपर जाएंगे साइज बढ़ेगी, साइज कम होती गई, ऊपर जाएंगे साइज बढ़ेगी। बच्चों कोई अगर आपको कह दे कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसकी साइज क्या थी, सबसे ज्यादा थी। बच्चों साइज ज्यादा थी, स्पीड उल्टी चली, स्पीड नीचे आते आते बढ़ी। बच्चों याद रखना स्पीड का ये कंसेप्ट है। बच्चों एक एक क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये जो है ये स्पीड का है, ये क्या है बच्चों, साइज का। साइज किसकी ज्यादा है तो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर की, स्पीड किसकी ज्यादा है तो फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर की है। और बच्चों कॉस्ट भी फिफ्थ जनरेशन वालों की कॉस्ट जो है, सबको पता है कि कॉस्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा। कॉस्ट सबसे ज्यादा किसकी है तो फर्स्ट जनरेशन वालों की। बच्चों कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझने की कोशिश करना। कॉस्ट, ये लीजिए कॉस्ट। बच्चों कॉस्ट ऊपर जाने पे बढ़ती है, मतलब फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सबसे ज्यादा महंगे होते थे। तुम सोच रहे हो सर या तो सुपर कंप्यूटर आ गए, वो तो बहुत महंगे होने चाहिए। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का अलग मैटर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए और आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन से जनरेशन के कंप्यूटर की थी तो फर्स्ट जनरेशन की थी। बच्चों अपन जो यूज कर रहे हो थर्ड जनरेशन यूज कर रहे हैं, जो अपना लैपटॉप है, जो अपना पीसी है, बच्चों ये थर्ड जनरेशन के ही है। फोर्थ के बताएंगे इनमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। सुपर कंप्यूटर फोर्थ और फिफ्थ दोनों में आ गए थे, ये सब बताया जाएगा। लेकिन अगर वो ये पूछे कि सबसे ज्यादा कॉस्ट, एक सेम कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट कहां चुकानी पड़ रही थी, सेम कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट फर्स्ट जनरेशन में चुकानी पड़ रही थी। याद रखना फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ रही थी सेम कंप्यूटर के लिए। सुपर के लिए मत, अगर सुपर यहां देखो और सुपर यहां देखो, ऐसे यहां सुपर नहीं आए थे। सुपर कौन सी जनरेशन में आए थे, फोर्थ और फिफ्थ। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, मेरे एक एक वर्ड को कैच करना। सुपर कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आए थे तो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आए थे। मैं गारंटी देता हूं आईए का पेपर एजिटेज मिलेगा आपको। बस आईए में कंप्यूटर फंडामेंटल आता है, उसको सुनना, आप अच्छी तरीके से सुनना। एक एक चीज ओपन करके रख दूंगा, एक एक चीज। सुपर कंप्यूटर फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आए थे। लेकिन अगर आपको कोई ये कह दे कि सर आप ये बताइए कि सुपर कंप्यूटर सेम कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट कहां होगी तो फर्स्ट जनरेशन में होगी। सबसे बड़ी साइज कमरे के बराबर के कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर, इनकी स्पीड बहुत कम थी, स्पीड इनकी ज्यादा थी। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसके लिए बता दीजिए कि क्लियर है क्या। साइज पूछे फर्स्ट जनरेशन, कॉस्ट पूछे फर्स्ट जनरेशन, स्पीड पूछे फिफ्थ जनरेशन की सबसे ज्यादा थी। बच्चों क्लियर है क्या। अब बच्चों किस तरीके से इनका इंप्रूवमेंट हुआ वो देखते हैं अपन। अब तक के लिए कमेंट कर दीजिए, क्या ये सब कुछ क्लियर है आपके, क्या ये सब कुछ क्लियर है। कंप्यूटर फंडामेंटल है, बेसिक कीजिए, लेकिन क्लियरिटी में पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना। क्लियर, नेक्स्ट। अब बच्चों मैं एक एक जनरेशन को उठा रहा हूं, समझना। बच्चों अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं, फर्स्ट जनरेशन देखिए, ये मैंने टाइम पीरियड बता दिया। अच्छा साइज किसकी ज्यादा, फर्स्ट जनरेशन। अच्छा स्पीड किसकी ज्यादा, फिफ्थ जनरेशन। अच्छा कॉस्ट किसकी ज्यादा है, लेकिन याद रखना सेम कंप्यूटर के लिए, सेम कंप्यूटर के लिए, सेम कंप्यूटर। वर्ड सुनिए, बस आपसे पूछे कि कॉस्ट ज्यादा किसकी है इन जनरेशन में से तो फर्स्ट जनरेशन। ऐसा तो आप सबको पता है सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि कौन से कंप्यूटर महंगे होते हैं, वो ये कह रहा है कि कौन से जनरेशन में कंप्यूटर की कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ी। तो याद रखना फर्स्ट जनरेशन में ज्यादा पड़ी। आज बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा ये मेरा वादा है, कंप्यूटर फंडामेंटल कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस मेरी लाइव क्लासेज के अंदर आ जाना, जरूर क्लास देखना। फर्स्ट वीडियो से उठाया 1.5-2 महीने तक ये चलेगा, 1.5 महीना तो मिनिमम मान के चलिए, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन आपके कोर्स का। हाँ जी बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों अब क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में और सारी चीजें बता दीजिए। फर्स्ट जनरेशन में और क्या क्या हुआ देखिए बच्चों। फर्स्ट जनरेशन में एक तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बच्चों ये क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको समझें। बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हर कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है।
जो कैलकुलेशन करता है। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आवाज क्लियर नहीं आ रही? आज चेक कीजिए, क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्या चेक कर लीजिए एक बार। हाँ जी, अब क्लियर है क्या? देखिए अब सही है, ठीक है। वो माइक लूज हो गया था। चलिए बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है सर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किसको कहते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट किसको कहते हो आप? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किसको कहते हो? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट किसको कहते हो आप? तो बच्चों, हर कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए, हर कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी उसका काम वैक्यूम ट्यूब्स करती थी। वैक्यूम ट्यूब्स, वापस सुन लीजिए। फर्स्ट जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम क्या करती थी? वैक्यूम ट्यूब्स करती थी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूछ रहा है, मेमोरी नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कि फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम क्या करती थी? वैक्यूम ट्यूब्स करती थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। वैक्यूम ट्यूब का मतलब होती है निर्वात नलिया। निर्वात नलिया, बच्चों क्लियर? नेक्स्ट। अब बच्चों, जैसे ही सेकंड जनरेशन आई तो सेकंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया और इनकी जगह क्या आ गया? ट्रांजिस्टर। इनकी जगह ट्रांजिस्टर आ गए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? तो आजकल का जो सीपीयू है उसकी सबसे छोटी यूनिट ट्रांजिस्टर ही है बच्चों। जो सीपीयू देखा होगा आपने अगर कंप्यूटर ओपन किया होगा तो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जुड़ी रहती है। उसको मदरबोर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन उस मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होती है। वो चिप होती है, उसको आज की तारीख में माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किसको कहते हैं? उस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि वो प्रोसेसिंग का काम करती है। वो प्रोसेसिंग का काम करती है और कंप्यूटर के पार्ट के अंदर, कंप्यूटर के पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसको कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बच्चों क्लियर? तो वो जो पहले सीपीयू नहीं था, जो आज दिख रहा है वैसा नहीं था। पहले के अगर मदरबोर्ड देखा होगा, अगर आपने सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर देखे होंगे तो पूरा एक सर्किट होता था, उसके ऊपर रोल 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 जैसे बने होते थे। बच्चों, वो जो रोल 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 होते थे वही ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। आज जो ब्लैक चिप होती है वैसा नहीं है, जिसके ऊपर इंटेल लिखा होता है वैसी नहीं थी चिप। बच्चों, वो चिप थी नहीं, मदरबोर्ड के ऊपर सर्किट लगे होते थे, गोल गोल बने हुए होते थे, उनको ट्रांजिस्टर कहते हैं। बच्चों, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, फिर थर्ड जनरेशन आ गई। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आ गई? आईसी। आईसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है बच्चों? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बच्चों, ये आईसी जो आई इसका जनरेशन कुछ ऐसा चला। बच्चों, इसमें तीन तरीके की आईसी आई। एक वो देखिए, आईसी किससे बनी? ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी। ट्रांजिस्टर से मिलकर आईसी बनी। बच्चों याद रखना, कम ट्रांजिस्टर लिए गए, 10 के आसपास ट्रांजिस्टर लिए गए, उसको बोला गया एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर कई बार फुल फॉर्म आ चुकी है स्मॉल। ये यहां नहीं है, ये तो ट्रांजिस्टर है, यहां पर फुल फॉर्म लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर फंडामेंटल में। पटवारी दोगे तो इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, उन 13 वीडियो से बाहर भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन कंप्यूटर अपन टीचर के हिसाब से देख रहे हैं। एसएसआई की फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर। बच्चों, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर ध्यान रखना। फिर एसएसआई से बड़ा हो गया क्या? एमएसआई। वर्ड याद रखना, स्मॉल मीडियम। और फिर उससे बड़ा हो गया एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। बच्चों याद रखना, कई बार इनका ऑर्डर पूछ लेता है।
इसमें लगभग 10 से लगा के 100, 10 से लगा के 100, 10 से लगा के 100 ट्रांजिस्टर होते हैं। इसमें बच्चों 100 से लगा के 1000 तक के ट्रांजिस्टर होते हैं। और बच्चों इसमें 1000 से लगा के 10,000 तक ट्रांजिस्टर होते हैं। क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिस्टर जैसे जैसे बढ़ते गए, ये पहले आया, इसी थर्ड जनरेशन का ये है, लेकिन ये पहले आया क्यों? क्योंकि 10 साल है तो शुरू में ये आया, फिर और इंप्रूवमेंट किया, फिर ये आ गया, फिर और इंप्रूवमेंट किया, फिर ये आ गया। आईसी 3 तरीके की होती है। आईसी 3 तरीके की होती है, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई। ऑर्डर ध्यान रखना, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्केल इंटीग्रेटर, स्केल इंटीग्रेटर, स्केल इंटीग्रेटर। क्या मैं फुल फॉर्म लिखूं या समझ में आ गया? या मीडियम आएगा, यहां पर मीडियम आएगा, यहां पर लार्ज आएगा। अच्छा, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल एक एक चीज आपको बताई जाएगी। बच्चों थर्ड जनरेशन में आईसी आई। फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूछे तो वैक्यूम ट्यूब बताना, सेकंड में आपको ट्रांजिस्टर बताना है। हाँ जी बच्चों, सेकंड में आपको ट्रांजिस्टर बताना है, थर्ड में आपको आईसी बताना है। और आईसी कितने तरीके की होती है? तो 3, पहले याई, फिर याई, फिर याई। सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर इसके अंदर होते हैं, सबसे कम इसके अंदर होते हैं। और सबसे ज्यादा स्पीड किसकी फास्ट होती है बच्चों? एलएसआई। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगी बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, अब बात करते हैं अपन फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर बच्चों सुपर कंप्यूटर आने लग गए थे बच्चों। एलएसआई तक यहां तक आ गया। आईसी 3 तरीके की, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई। अब बच्चों इस एलएसआई के बाद आने लग गया वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। वेरी लार्ज, एलएसआई के आगे वीओ लग गया, वेरी लार्ज स्केल। बच्चों ये कहा जाता है इसमें 10,000 से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर थे। ट्रांजिस्टर की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। और बच्चों इस वीएलएसआई को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जो आपके कंप्यूटर के अंदर आप देखते हो ना माइक्रो प्रोसेसर, जिसको सीपीयू कहते हो, वही है। ये आईसी चिप होती थी, रैम की तरह दिखती थी। रैम देखी होगी आपने, एक प्लेट जैसी होती थी, वो आपकी आईसी थी। आज बच्चों जो ओरिजिनल सीपीयू देख रहे हो ना आप, वो ये माइक्रो प्रोसेसर है। छोटा सा सीपीयू देख रहे होंगे आप। आईसी की पहचान देखिए, ट्रांजिस्टर की पहचान है राउंड 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 लगे हुए होते थे। आईसी की पहचान है ये रैम की तरह होती थी, रैम की तरह। और बच्चों वीएलएसआई ये सीपीयू हो गया, जिसको अपन इंटेल का सीपीयू कहते हैं, देखा होगा आपने मदरबोर्ड पे बच्चों। वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वो माइक्रो प्रोसेसर। अरे आइए, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है कि बताओ माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया? तो 4th जनरेशन। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात चल रही है, कंपैरिजन चल रहा है, समझो। आप बताइए वैक्यूम ट्यूब कब आई? फर्स्ट में ट्रांजिस्टर आया, सेकंड में आईसीआई, थर्ड में वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। इसको आप सीपीयू भी कह सकते हो। जो ओरिजिनल सीपीयू जो चल रहा है वो सीपीयू ये है बच्चों। एक छोटी सी चिप जिसके ऊपर फैन लगा होता है, उसको ठंडा करने के लिए वो सीपीयू, वो माइक्रो प्रोसेसर, वो वीएलएसआई कौन सी जनरेशन में आया बच्चों? 4th जनरेशन। बच्चों ट्रांजिस्टर की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में बच्चों इससे भी बड़ा यूवीएलएसआई। बच्चों ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये बन गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और बच्चों ये बन गया अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं यूएलएसआई, एक ही बात है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और ये भी बोल सकते हो अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। बच्चों क्लियर? इसमें क्या हुआ, जो सीपीयू है, सीपीयू, एक सीपीयू, दूसरा सीपीयू, तीसरा सीपीयू, बच्चों ये आपस में कनेक्ट हो गए। बच्चों ये आपस में कनेक्ट हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे बच्चों? सुनना अच्छी तरीके से। मान लीजिए यहां पर एक आईओ प्रोसेसर है या फिर सीपीयू प्रोसेसर है, इससे ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया। जो भी कमांड यहां आई वो बढ़ जाती थी। इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग। क्या बोलते हैं? पाइपलाइनिंग। पाइपलाइन। और कौन सी पाइपलाइन है? पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। बच्चों देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है समझना। सीपीयू तो यहीं आ गए थे, लेकिन याद रखना यहाँ एक सीपीयू था, बस यहाँ पर ये एक सीपीयू था जिसपे आपका आज भी अपन यूज करते हैं इंटेल लिखा होता है।
यहां पर क्या होता है, बहुत सारे सीपीयू होता है और सीपीयू से पहले सीपीयू को मॉनिटर करने के लिए एक डिवाइस होती है और वो देखती रहती है कौन सा सीपीयू फ्री है, वहां पर डेटा को भेजती रहती है और बच्चों सीपीयू उसको कंप्यूट करवा देता है। इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अच्छा, पैरेलल प्रोसेसिंग कब आई? 5th जनरेशन में आई। अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कब, कौन सी जनरेशन में आई? 5th जनरेशन में आई। सबसे फास्ट कौन सी है? यही है बच्चों। ट्रांजिस्टर कितने, बहुत सारे ट्रांजिस्टर है बच्चों, अधिकतर सुपर कंप्यूटर में यूज होने लग गए बच्चों। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। याद रखना, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ जाती है वहां बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए होती है, करोड़ों अरबों इंफॉर्मेशन पर सेकेंड। तो बच्चों फिर वहां पैरेलल प्रोसेसिंग की जाती है, पाइपलाइनिंग की जाती है। पाइपलाइन का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए 10 लोग हम बैठे हुए हैं, एक प्रॉब्लम आई, जो फ्री बैठा उसके पास पहुंच गई। अगर मान लो वो यहां पर आएगी तो एक बंदे के पास जाएगी, जब ये सोल्व होगी तब दूसरे के पास दूसरी प्रॉब्लम जाएगी। या ऐसा नहीं है, जॉब के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सब सोल्व करने लग जाते हैं, स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं अपन पाइपलाइनिंग प्रोसेस। और ये कौन सी पाइपलाइनिंग होती है? याद रखना, सीपीयू हमेशा पैरेलल प्रोसेसिंग में काम करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग, और मेमोरी हमेशा सीरियल प्रोसेसिंग में काम करती है। याद रखना, मेमोरी कैसे जुड़ती है वो भी बता देता हूं। और देखो सीपीयू कैसे जुड़ता है, सीपीयू जुड़ता है पैरेलल। पैरेलल पैरेलल मतलब ये देखा या खाली है, इसको भेज दिया बच्चों, इसको भेज दिया, ये खाली है तो इसको भेज दिया, ये दोनों भरे हुए हैं, ये फ्री बैठा है तो इसको भेज दिया बच्चों। क्लियर? तो ऐसे जो पैरेलल प्रोसेसिंग में लग जाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग वर्ड याद रखिए। मेमोरी में ऐसा नहीं होता, मेमोरी के केस में ऐसा होता है, ये भरेगी तो नेक्स्ट पे जाएगा और ये भरेगी तो नेक्स्ट पे जाएगा। यहां ऐसा नहीं है। मान लो ये 3 आ गए, 1 2 3, तो ये चाहे भरे या नहीं भरे, चाहे फुल हो या नहीं हो, इसको एक भेज दिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा भेज दिया। यहां ऐसा नहीं है, जब तक ये मेमोरी नहीं भरेगी तब तक यहां कुछ भी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। मेमोरी हमेशा सीरियल प्रोसेसिंग में जुड़ती है। 2 रैम लगानी है एक कंप्यूटर के अंदर, तो क्या दोनों रैम एक साथ काम करेगी? नहीं बच्चों। पहली रैम अगर भर जाएगी तो पहली रैम का डेटा अगर फर्स्ट रैम अगर फुल हो गई तभी डेटा सेकंड रैम में जाता है, ना तो नहीं जाता। लेकिन सीपीयू के पास मान लो 5 जॉब आ गई, सीपीयू एडमिनिस्ट्रेटर के पास 5 जॉब आ गई, तो बच्चों ये कर 3 लग रहे हैं तो एक एक दे देगा सबको। वो वेट नहीं करेगा कि इसी से काम करवा ले, नहीं। तो बच्चों याद रखना, मेमोरी हमेशा किसमें जुड़ती है? सीरीज में। सीरीज में समझ में आ गया होगा। जैसे एक टंकी है, फिर ये भरेगी तो दूसरी टंकी में जाएगी, तो फिर तीसरी टंकी में जाएगी। सीपीयू कैसे जुड़ता है? पैरेलल बच्चों। जो भी, जैसे मेरे हाथ है, मेरा ब्लड सभी में जा रहा है, सभी उंगलियों में जा रहा है, सभी उंगलियों में मेरा ब्लड जा रहा है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग। क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए अब तक जो मैं पढ़ा है, क्या ये क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के नाम बताएं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यू का मतलब अल्ट्रा, अल्ट्रा, वी का मतलब वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, स्केल इंटीग्रेटर। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। वीएलएसआई की फुल फॉर्म क्या है, वीएलएसआई की फुल फॉर्म क्या है, आईसी क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। ये चिप होती थी, आईसी चिप कहते थे। ये आपका सीपीयू आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी जनरेशन में आया? 4th और 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को पाइपलाइन के थ्रू जोड़ दिया गया। पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। याद रखना, पैरेलल प्रोसेसिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5th जनरेशन में आए। सुपर कंप्यूटर अधिकतर 5th जनरेशन में आए। कुछ सुपर कंप्यूटर 4th में भी आए थे, जैसे अमेरिका में क्रे, उसने भारत को देने के लिए मना कर दिया था, तो भारत ने अपना परम बना लिया था। आ जाएगी ये स्टोरी, धीरे धीरे आएगी। क्लियर? धीरे धीरे आएगी। अभी तक कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ जी बच्चों, अब मैं चाहता हूं तुम सब कमेंट करो कि अब तक का क्लियर है। डेटा थोड़ा चिन्ना चिन्ना हो गया, बारीक बारीक हो गया, लेकिन समझो थ्योरी है तो लिखना भी पड़ेगा, थ्योरी है तो लिखना भी पड़ेगा। नोट्स खुद बनाने की कोशिश करो। वादा है मेरा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, बस क्लास अटेंड करते रहो। क्लियर है? राहुल कुमार क्लियर, सुमन क्लियर, प्रियंका, कोई भी डाउट हो तो बोल दीजिए। कंप्यूटर जनरेशन चल रहा है, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। अभी मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी लगी थी जो गणना करती थी, जो गणना करती थी। गणना सबको पता चल गया, गणना तो गणना कौन कौन करती थी ये पता चल गया होगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चले बच्चों आगे, चलिए। अब बच्चों फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, पहले मैंने क्या बताया कि साइज किसकी ज्यादा थी?
कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं। ठीक है, फिर कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर क्या है? तो बच्चों ये कंप्यूटर तो आपको गाने भी सुना देता है, सब कुछ कर देता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसलिए सब कुछ पॉसिबल है बच्चों। क्लियर? हर चीज के लिए मल्टी डायमेंशनल है ये मल्टी डायमेंशनल नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बना। ये कैलकुलेटर है बच्चों। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको बताया कि जनरेशन में साइज किसकी ज्यादा थी, फर्स्ट की, स्पीड किसकी ज्यादा थी, फिफ्थ की, कॉस्ट पर्टिकुलर सेम कंप्यूटर के लिए फर्स्ट जनरेशन में ज्यादा पड़ रही थी बच्चों। क्लियर? ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब चलिए मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के बारे में बात कर लेता हूं। फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं, बात किसकी चल रही है बच्चों? मेमोरी। बच्चों मेमोरी की बात चल रही है। बच्चों याद रखना, फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। एक एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन यहां से एक बनता ही है। कितना भी बड़ा एग्जाम दे लो, जनरेशन से एक क्वेश्चन आता ही है। कितना भी बड़ा एग्जाम दे लो, नेट दे लो, कुछ भी दे लो, कुछ भी दे लो, JRF वगैरह वगैरह, नेट दे लो, गेट दे लो, एक क्वेश्चन यहां से आता ही है। बच्चों याद रखना, फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी की जगह कौन काम करता था? पंच कार्ड। पंच कार्ड होता था। पंच कार्ड पे कुछ लिखा होता था, उसको रीड किया जाता था, पंच कार्ड किसने बनाया था? तो 1880 में बना था बच्चों। अब तुम कह रहे होंगे सर ये तो स्टार्ट ही 45 से हुआ है, 1945 से, तो 1880 क्या है? आप एक बार बताइए, आज आप CD यूज नहीं कर रहे क्या? आज DVD यूज करना बंद कर दिया क्या? फ्लॉपी यूज करना बंद कर दिया क्या? क्या पेन ड्राइव यूज करना बंद कर दिया क्या? बच्चों जो पहले आ रहे हैं वो चल रहे हैं सब। फर्स्ट जनरेशन में डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड यूज किया गया, और पंच कार्ड 1880 में इन्वेंट हुआ था। और किसने किया था? हरमन होलरिथ। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेमोरी का कंसेप्ट किसने दिया था? हरमन होलरिथ ने दिया था। हरमन होलरिथ। बच्चों क्लियर? हरमन होलरिथ 1880 में उसने पंच कार्ड बनाया था। क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर मेमोरी के लिए किसको यूज किया गया? तो पंच कार्ड। कौन सा कार्ड बच्चों? पंच कार्ड। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, 1880 में बनाया था, और किसने बनाया था? हरमन होलरिथ ने बनाया था। होलरिथ याद रखना, होलरिथ, हरमन होलरिथ बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड को हटा दिया गया, पंच कार्ड यूज नहीं करते, इसकी जगह मैग्नेटिक मेमोरी आ गई। मैग्नेटिक मेमोरी आ गई, मैग्नेटिक मेमोरी। बच्चों इतना याद रखिए, जो आज अपन यूज करते रैम रोम, ये मैग्नेटिक नहीं है। हाँ, जो आप यूज करते हो ना हार्ड डिस्क, वो मैग्नेटिक है। मैं 3 वर्ड अलग अलग बोल रहा हूं, कैच करना। जो आप रैम और रोम यूज करते हो मैग्नेटिक नहीं है बच्चों, वो सेमीकंडक्टर है। लेकिन जो आप और हम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, वो जो हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूं, वो मैग्नेटिक है। तो बच्चों पहले ये कौन सी की बात कर रहा हूं? मेमोरी। मेमोरी की जगह मतलब रैम जिसको अपन रैम कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, उसकी जगह क्या काम है? सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा मैं अभी। मैं केवल इतना बता रहा हूं कि जो प्राइमरी मेमोरी है, जिसमें डेटा एग्जीक्यूट होने से पहले डेटा आते हैं, सबको पता है काम कैसे होता होगा कंप्यूटर में। कंप्यूटर में काम ऐसा होता होगा, यहां से डेटा यहां जाता है और यहां से फिर CPU के पास जाता है। तो ये मेमोरी, इसकी बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी मेमोरी जो CPU को डेटा ट्रांसफर करती है, इसकी बात कर रहा हूं बच्चों। ये इनपुट होता है, इनपुट से डेटा कहां जाता है? प्राइमरी। प्राइमरी से कल आ जाएगा ये सब कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। यहां पर आइए, इनपुट से डेटा प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी से CPU, इसको मेमोरी कहते हैं बच्चों। जो आपकी फिल्म पड़ी होती है, मूवी पड़ी होती है, सीरियल पड़े होते हैं, वेब सीरीज पड़ी होती है, वो स्टोरेज में होती है। CPU यहां से डेटा नहीं लेता, CPU डेटा लेता है प्राइमरी से। तो बच्चों इस प्राइमरी मेमोरी की बात चल रही है कि ये किसकी बनी होती थी? तो फर्स्ट जनरेशन में ये बनती थी पंच कार्ड की। ये पंच कार्ड थी बच्चों, पंच कार्ड मेमोरी की जगह काम में आता था बच्चों। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक मेमोरी आ गई इसकी जगह। कौन सी मेमोरी? मैग्नेटिक।
कौन सी मेमोरी बच्चों? मैग्नेटिक। इसकी जगह मैग्नेटिक मेमोरी आ गई। क्या आजकल अपन मैग्नेटिक मेमोरी रैम रोम की जगह, प्राइमरी मेमोरी की जगह रैम रोम बोलते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं इसको। प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सीपीयू को डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर देती है। क्या आज के जमाने में अपन यहां पर मैग्नेटिक मेमोरी यूज करते हैं? क्या नहीं करते? यहां जरूर, इसको अपन हार्ड डिस्क कहते हैं, यहां जरूर अपन मैग्नेटिक यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक यूज नहीं कर रहे। मैग्नेटिक कौन सी जनरेशन में आई थी? तो सेकंड जनरेशन में आई थी। याद रखना बच्चों, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक मेमोरी आई थी। अच्छा, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो याद रखना बच्चों, जब यहां से डेटा जाता है बल्क में जाता है, यहां से डेटा गया इतना, तो ये एग्जीक्यूट करता है केवल इतना एक साथ। ये डेटा गया इतना, एग्जीक्यूट करता है इतना, फिर ये जाएगा कहां? तो ये जाएगा यहां, और यहां उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर उनको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो जहां से इनपुट से डेटा स्टोर होता है, वो आपका इनपुट डेटा जहां स्टोर होता है, या फिर मूवी यहां से यहां लेते हैं तो ये डेटा जहां स्टोर होता है बच्चों, वो प्राइमरी मेमोरी है। वहां इस डेटा के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर वो टुकड़े धीरे धीरे जाके सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होते हैं, और फिर उनका रिजल्ट बफर, यहाँ एक बफर होता है, उसमें चलता रहता है और फाइनल रिजल्ट वहां पहुंचता है। बच्चों ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि जहां पर ये डेटा रेस्ट करता है वो प्राइमरी मेमोरी है, जहां से ये डेटा ये सीपीयू के पास जाता है वो प्राइमरी मेमोरी है। तो ये प्राइमरी मेमोरी पहले पंच कार्ड थी, फिर हुई मैग्नेटिक। अब चलिए थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में बच्चों मैग्नेटिक मेमोरी को हटा दिया गया और सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई। जो आज अपन रैम रोम बोलते हैं, इसका कंसेप्ट यहीं से आया था बच्चों। सेमीकंडक्टर आई, सेमीकंडक्टर मेमोरी थर्ड जनरेशन में आ गई। बच्चों यहां तक क्लियर कर लीजिए। सेमीकंडक्टर, रैम रोम, प्राइमरी मेमोरी की बात चल रही है, स्टोरेज की बात नहीं चल रही, प्राइमरी मेमोरी की बात चल रही। बच्चों यहां तक क्लियर। सेमीकंडक्टर, रैम और रोम कौन सी जनरेशन में आए थे? रैम रोम कौन सी जनरेशन में आए थे? सेमीकंडक्टर, रैम रोम थर्ड जनरेशन में आए थे। मेमोरी, जो मेमोरी की बात चलती है वो। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, या फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? सेमीकंडक्टर, रैम रोम तो आए ही, सेमीकंडक्टर, रैम रोम तो आए ही, लेकिन इसकी नई इस फोर्थ जनरेशन में बच्चों इनकी साइज बढ़ गई और इनको पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट से जोड़ दिया गया। पाइपलाइनिंग समझ में आ गया होगा कि ये बच्चों एक रैम की जगह 2 रैम, क्लियर, एक रैम की जगह 3 रैम, 4 रैम ऐसे यूज करने लग गए अपन। पहले में पंच कार्ड आया, दूसरे में मैग्नेटिक आया, तीसरे में सेमीकंडक्टर आया। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहां पर आ गए, यहां अगर अपन बढ़े तो यहां पर आ गई आपके बड़ी, इनको भी जोड़ दिया गया सिक्वेंशियल टाइप में। अब बच्चों अंतर क्या आया? तो इतना तो याद रखना भाई, सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया गया, पहले सीरियल प्रोसेसिंग हो गई, पाइपलाइनिंग के थ्रू जोड़ दिया गया। पाइपलाइन 2 तरीके की होती है, पैरेलल पाइपलाइन, एक सीरियल पाइपलाइन। तो सीरियल पाइपलाइन के थ्रू इनको जोड़ दिया गया। अब बच्चों अब देखिए, पंच कार्ड आ गया, मैग्नेटिक आ गई, सेमीकंडक्टर आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गुरुजी यहां पर और कुछ भी आया क्या मेमोरी के रूप में? बिल्कुल, यहां पर देखिए स्पीड इसकी ज्यादा होती है, तो यूज तो सेमीकंडक्टर ही कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? सेमीकंडक्टर। लेकिन याद रखना, जो ये स्टोरेज की बात चल रही थी ना, ये भी तो स्टोर का है। ये रहा देखिए स्टोरेज। जब मैं इसकी बात कर रहा था स्टोरेज की, इसको समझना। ये देखो बच्चों, डेटा मान लो कोई मूवी है और आप चाहते हो बार बार यहां से यहां नहीं डाले, जब भी अपन क्लिक करते हैं हार्ड डिस्क पे, हार्ड डिस्क से वो यहां आ जाती है। ये स्टोरेज जो है ना बच्चों, ये सस्ता बनना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बढ़ती गई। पहले कुछ किलोबाइट का, फिर मेगाबाइट का, फिर गीगाबाइट का, अब टेराबाइट, पेटाबाइट ऐसे आ रहा है। इसकी साइज बढ़ती गई। बच्चों ये तो आज भी 1 TB के आसपास ही चल रहा है, लेकिन इसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बच्चों ये सेमीकंडक्टर यूज नहीं करे। क्यों? क्योंकि इसकी साइज ज्यादा बढ़ गई। स्टोरेज, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, प्राइमरी तो यही चलेगा, सेमीकंडक्टर, और यहां पर भी क्या चलेगा? सेमीकंडक्टर। लेकिन बच्चों स्टोर यहां पर था ही नहीं, यहां स्टोरेज था ही नहीं। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो यहां स्टोरेज था ही नहीं, यहां स्टोरेज वही मैग्नेटिक आया। मतलब प्राइमरी भी आपका मैग्नेटिक था और स्टोरेज भी आपका मैग्नेटिक था।
और बच्चों सेमीकंडक्टर, लेकिन यहाँ सस्ता बनाने के चक्कर में, क्यों? क्योंकि सबको पता है ये अपना ओरिजिनल कंप्यूटर है, पीसी जिसको अपन कहते हैं आज की तारीख में। बस इसमें आपका जो आईसी थी उसकी जगह क्या आने लग गया, माइक्रो प्रोसेसर। इस चीज को उठा के यहाँ सेट कर दिया गया। ओरिजिनल देखा जाए तो अपन 3rd जनरेशन का कंप्यूटर यूज करते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर स्टोरेज, यहाँ स्टोरेज था ही नहीं, यहाँ कौन सा आ गया, मैग्नेटिक। बच्चों यहां पर भी मैग्नेटिक ही था, 3rd में भी मैग्नेटिक ही था, बस साइज बढ़ती गई। अब बच्चों यहां सस्ती सस्ती मेमोरी आई, जैसे ऑप्टिकल मेमोरी आई, फ्लैश मेमोरी आई। क्लियर बच्चों? फ्लैश मतलब आपकी पेन ड्राइव, जैसे भी अपन बोलते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लेटेस्ट है बच्चों, ये अभी आई है 4th जनरेशन। सीडी डीवीडी जिसकी अपन बात करते हैं, सीडी डीवीडी ये बाद में आई थी, मैग्नेटिक पहले आई थी, याद रखना। लेकिन बच्चों ये यहां यूज नहीं आई, तो प्राइमरी के अंदर तो सेमीकंडक्टर, प्राइमरी मेमोरी अभी भी सेमीकंडक्टर की बन रही है। बस साइज बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ती जा रही है। याद रखना प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कब हुई थी, 2nd जनरेशन में। पंच कार्ड कब लगा था, 1st जनरेशन में। बाकी सेमीकंडक्टर लगती जा रही है। यहां स्टोरेज की कोई बात ही नहीं थी, 1st जनरेशन में स्टोरेज नाम की कोई चीज नहीं थी। 2nd जनरेशन में आते आते मैग्नेटिक हो गई, फिर भी मैग्नेटिक ही चली, और 4th जनरेशन में आते आते सस्ती मेमोरी बनने लग गई। क्यों? क्योंकि साइज बहुत करनी है, बहुत सस्ती। आपको पता है सीडी डीवीडी 8 रुपए की आ जाती है, सीडी डीवीडी 8-10 रुपए की आ जाती है। पेन ड्राइव बच्चों 100-150 रुपए 200 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, इतनी सस्ती मेमोरी है। हार्ड डिस्क लेने जाओ बहुत महंगी आती है बच्चों, तो सस्ती मेमोरी आने लग गई। सीडी डीवीडी पेन ड्राइव, इनको अपन ये बोल सकते हैं बाई कॉस्ट, ये इनकी कॉस्ट कम है, सस्ती मेमोरी आने लग गई। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। क्लियर बच्चों, समझ जाइए। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चले गई, स्पीड कैपेसिटी भी बढ़ती चले गई। बच्चों समझ में आ गया होगा इनकी स्पीड कैसे बढ़ रही है। इन मेमोरी में से जैसे जैसे अपन सीरियल करेंगे तो स्पीड और बढ़ती चली जाएगी। ये पूरा कंसेप्ट है, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, कमेंट कर दीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। पंच कार्ड के ऊपर आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, हरमन होलरिथ। कब आया था? 1880 में आया था। प्राइमरी में और सेकेंडरी में कंफ्यूजन मत होना। फ्लैश मेमोरी ये सब सेकेंडरी में काम आती है, फ्लैश सीडी डीवीडी यहाँ सेमीकंडक्टर काम आती है। अंतर क्या है, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि गुरुजी ये तो होती है आपकी प्राइमरी, और प्राइमरी यहाँ होता है सीपीयू, और जो डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करती है ये तो आपकी सेकेंड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, और ये आजकल मैग्नेटिक अधिकतर बनती है। तो बच्चों याद रखना, क्या मैं हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ? हार्ड डिस्क बोले तो मैग्नेटिक ही बनती है अधिकतर, लेकिन बच्चों हार्ड डिस्क की थोड़ी होता है, सेकेंडरी तो बहुत सारी होती है। आप सीडी से भी डेटा लेते हो, डीवीडी से भी लेते हो, तो बच्चों और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। मेमोरी जब पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। याद रखना मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, स्टोरेज मतलब सेकेंडरी, स्टोरेज सेकेंडरी, स्टोरेज सेकेंडरी। याद रखना स्टोरेज सेकेंडरी, स्टोरेज सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब मेमोरी, मेमोरी वर्ड आए इसका मतलब वो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, स्टोरेज वर्ड आए इसका मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है। बच्चों क्लियर? बाकी ये चैप्टर अलग है, समझाया जाएगा। पहले ये बताइए मेमोरी में कोई दिक्कत है तो बोलिए, मेमोरी के अंदर कोई दिक्कत है तो बोलिए। बच्चों क्लियर? पहले में आया पंच कार्ड, दूसरे में आया मैग्नेटिक, फिर आया सेमीकंडक्टर, कंटिन्यू सेमीकंडक्टर, 4th में आते आते पाइपलाइनिंग हो गई। स्टोरेज की बात करें तो 1st जनरेशन में कोई स्टोरेज था ही नहीं, फिर मैग्नेटिक आया। थर्ड के अंदर भी क्या आ गया? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, और यहाँ पर सस्ती मेमोरी आने लग गई। किसके अंदर? 4th जनरेशन के अंदर। आप सबको पता है मेमोरी पर बिट कॉस्ट के हिसाब से बहुत सस्ती आ रही है अभी, पर बिट कॉस्ट के हिसाब से। तभी तो तुम टेराबाइट 1 TB के हार्ड डिस्क ले लेते हो बच्चों, क्यों? क्योंकि इतनी सस्ती आ रही है, पहले नहीं ले सकते थे आप। 2nd जनरेशन में अगर 1 TB के हार्ड डिस्क लेने जाओगे लाखों रुपए की आती उस समय। आज ऐसा नहीं है बच्चों, 1500-2000 रुपए में आ जाती है 1 TB। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर कर लीजिए क्या बोला मैंने, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपन लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज आई, कौन कौन सी लैंग्वेज आई, कौन कौन से कंप्यूटर आए, उनके बारे में अपन बात कर लेते। देखो बच्चों, वापस वही 1st जनरेशन, फिर 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन। बच्चों यहां पर लैंग्वेज आई मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज।
मतलब कोडिंग आपकी 1010 या बाइनरी के अंदर ही डायरेक्ट कोडिंग होती थी। बच्चों क्लियर हो गया होगा। मशीन लैंग्वेज आई 1010 या बाइनरी के अंदर ही कोडिंग होती थी। बच्चों सेकंड जनरेशन में आपकी लैंग्वेज आई असेंबली। असेंबली लैंग्वेज आई, इसमें कोड काम में लिए गए। कोड काम में लिए गए, जैसे ऐड करने के लिए ऐड कोड, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एसयूपी कोड, मल्टीप्लाई करने के लिए एमयूएल, डिवाइड करने के लिए डीआईवी। तो इस तरीके से कोड काम में लिए गए। बच्चों बहुत सारे कोड होते हैं ऐसे काम में लिए गए। यही नहीं, बहुत सारे जंप, नोट, कैरी अगर वगैरह तुमने फोर्ट्रान को बोल पढ़ा होगा तो वहां पर कोड काम में लिए जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में? सेकंड जनरेशन। बच्चों कोड लैंग्वेज बोलते हैं इसको, कोड लैंग्वेज। बच्चों कोड, क्लियर, कोड ओरिएंटेड लैंग्वेज आई सेकंड जनरेशन। यहां पर बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे लिखा होता था, ऐसे इसका मतलब निकालना होता था कि क्या लिखा हुआ है, ऐसे कोडिंग प्रोग्रामिंग होती थी। मशीन लैंग्वेज बोलो, बाइनरी लैंग्वेज बोलो, 10 की कोडिंग किसमें होती थी ये क्लियर कर लो। फिर कोड आने लग गए। बच्चों थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। हाई लेवल जो आप सबको पता है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखी जाती है, जैसे सी प्लस प्लस वगैरह वगैरह। सी प्लस प्लस यहां पर भी हाई लेवल आई। यहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज आई? जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज आई यहां पर, बेसिक, क्लियर, इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज आई। यहां हाई लेवल लैंग्वेज आई जिनकी कोडिंग इंग्लिश में की जाती है। बच्चों ये असेंबली तो आई, लेकिन बच्चों इनको भी हाई लेवल लैंग्वेज ही बोला जाता है, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक। लेकिन इनमें कोड काम में आते हैं, सब में कोड काम में आते हैं। ये इंग्लिश में नहीं लिखी जाती, इनमें कोड काम में आते हैं। फोर्ट्रान कोड काम में आते हैं, ऐसे कोड बनते हैं, ध्यान रखिए। तो कोड बेस्ड लैंग्वेज आई कौन से में? फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक, इनमें। क्लियर बच्चों, यहां पर आ जाइए। हाई लेवल जो इंग्लिश में लिखी गई, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। बच्चों क्लियर, ये सब कौन सी जनरेशन में आई आपकी? ये सब आई आपकी थर्ड जनरेशन। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं अपन, समझना। फोर्थ जनरेशन की जब मैं बात करूं, सुनना बच्चों अच्छे तरीके से। यहां पर फोर्थ जनरेशन की जब मैं बात करूं, अब तक क्लियर है क्या सबके? मशीन 1010 की कोडिंग हुई फर्स्ट जनरेशन में। फिर आपके कोड आगे, कोड मतलब शब्दों से रिलेटेड कोड। क्लियर बच्चों? हाँ, यहाँ ऑपरेटर हाई लेवल की क्या पहचान है? ऑपरेटर काम में आते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मोड है, इस तरीके से ऑपरेटर काम में आते हैं। या ऑपरेटर नहीं होते, या कोड होते हैं। बच्चों क्लियर, यहाँ ऑपरेटर्स काम में आने लग गए। तो सब कुछ सी एक हाई लेवल लैंग्वेज की सीरीज में आती है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज ही है, क्योंकि हाई लेवल जैसा ही वर्क करते हैं, लेकिन इसमें कोड होते हैं। असेंबली लैंग्वेज, कोड बेस्ड लैंग्वेज। क्लियर बच्चों? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। कंफ्यूज मत होना, हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब चलते हैं अपन फोर्थ जनरेशन। बच्चों सुनना अच्छे तरीके से, फोर्थ जनरेशन भी हाई लेवल लैंग्वेज ही चल रही है। हाई लेवल लैंग्वेज ही चल रही है, सब इंग्लिश में चल रही है। इसके अलावा बच्चों यहां पर आती थी फाइल सिस्टम। यहां पर जो सिस्टम बन जाता है वो फाइल सिस्टम, जैसे अरविंद.सी नाम की एक फाइल बन गई, अरविंद की मुकेश.सी, मुकेश की फाइल बन गई। यहां पर फाइल सिस्टम चलते थे। कौन सा सिस्टम चलते थे? फाइल सिस्टम। बच्चों ये फाइल सिस्टम तक कोई सपोर्ट करते थे। और बच्चों यहाँ हाई लेवल के साथ आपका आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है डेटाबेस से रिलेटेड, ओरेकल, डीबीएमएस, एसक्यूएल। क्लियर? जहां डेटाबेस बनता है वो कौन सी जनरेशन में है? फोर्थ जनरेशन। आप सबको पता है पूरा रिजल्ट एक साथ तैयार कर दिया जाता है, और उस रिजल्ट को हैंडल करने के लिए प्रोग्राम अलग बना दिया जाता है। बच्चों पहले क्या होता था फाइल सिस्टम में? सुनो, मान लो एक प्रोग्राम है, उसी के अंदर डेटा होता है। जैसे सी का प्रोग्राम है तो सी के अंदर ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, दोनों को जोड़ के सी आया, सी को प्रिंट करा दिया। ये फाइल सिस्टम है। डेटा भी उसके अंदर, प्रोग्राम भी उसके अंदर, ये फाइल सिस्टम है। लेकिन बच्चों आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है। मान लो रेलवे में 15 लाख एम्प्लॉय है, तो 15 लाख का एक डेटाबेस तैयार कर लिया जाता है। फिर एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है जो उन 15 लाख के ऊपर, सभी के ऊपर काम करता रहता है।
जैसे आपका रिजल्ट, तो रिजल्ट में आप रोल नंबर मांगता है, डीओ भी मांगता है, आपको निकाल के दे दिया जाता है। आपको कोई प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं, एक प्रोग्राम बना लिया जाता है। सर्वर सिस्टम बनने लग गए बच्चों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, ओरेकल है, डीबीएमएस है, एसक्यूएल है। ये कौन सी जनरेशन में आ गया बच्चों? 4th जनरेशन बच्चों, क्लियर। और 5th जनरेशन में बच्चों ये लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम हट गई। 5th जनरेशन में आईए बेस बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी एआई बेस, क्या बोला मैंने? एआई बेस प्रोग्रामिंग होने लग गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी लैंग्वेज आई, एपीएल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोलोग बच्चों, क्लियर। ऐसे बहुत सारी आर्टिफिशियल लैंग्वेज आने लग गई। रोबोट की अगर अपन को प्रोग्रामिंग करनी है तो बच्चों इनमें नहीं होती, C++, जावा, वीबी इनमें नहीं होती। अच्छा याद रखना, विजुअल बेसिक, वीबी भी यही आई थी, विजुअल बेसिक बाद में आई थी, जावा पहले आई थी। तो याद रखना बच्चों, 4th जनरेशन में तुम तो ये मान के चलो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। 3rd जनरेशन में फाइल सिस्टम चलता था। अच्छा, इसमें कोड चलते थे, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज मतलब हाई लेवल चलने लग गई, C++, जावा ये आ गए। डीबीएमएस का कंसेप्ट 4th जनरेशन में आया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट 5th जनरेशन में आया। बच्चों रोबोटिक लैंग्वेज आने लग गई, प्रोलोग आ गया, एपीएल आ गया। क्लियर हो जाना चाहिए 5th जनरेशन बच्चों, क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तक कोई डाउट हो तो बोलिए। क्या बता रहा हूं मैं? कंप्यूटर जनरेशन में मैंने अब तक जो पढ़ाया वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं कौन कौन से कंप्यूटर आए और कैसे कैसे अब तक क्वेश्चन बने वो लेंगे। ठीक है सर की क्लास है तो कल लेंगे। आपका वही टाइम है 10 बजे का। 10 बजे आपको एग्जैक्ट पहुंचना है। 40 वीडियो बनेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं। समझना, मैं पूरा पढ़ाऊंगा इसको 100% का। आपको दुनिया की किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? मेरे क्वेश्चन देखना आप, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने आगे, तो वो करेंगे अपन, लेकिन अभी नहीं, अब पहले थ्योरी क्लियर कर लो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो बोलिए। 1 मिनट बाकी है, जल्दी बोलना। हाँ, इसमें नोट्स बनाऊंगा मैं। इसमें इसलिए नोट्स बनाऊंगा बच्चों, ये न्यूमेरिक नहीं है। सी न्यूमेरिक थी, डिजिटल न्यूमेरिक थी, लेकिन नेट ट्रैकिंग, डीबीएमएस ये न्यूमेरिक नहीं थी। यहां पर मैं पूरा लिखूंगा, कंप्लीट लिखूंगा, ध्यान रखिए। हिंदी में तो नहीं लिख सकता हाई लेवल को हिंदी में कैसे लिखोगे? उच्च लेवल है, नहीं ऐसा नहीं, इतना आना चाहिए, है ना। हिंदी नहीं, हिंदी इतनी नहीं बोल रहा हूं, हिंदी बहुत है, पर्याप्त। नोट्स हिंदी में कैसे बनाओगे आप? यही नोट्स है, यही लिखूंगा। इसमें नोट्स हिंदी में कैसे बनेंगे आप बताइए। हाँ, हिंदी में नहीं बन सकते नोट्स। हाँ, जहां हिंदी लिखनी होगी मैं यही लिख दूंगा, यहां से निकाल लेना आप। क्लियर बच्चों? ठीक है, आप ये टेंशन छोड़ दो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, करना, लेकिन आप मेरे को 35 दिन तो दो। आईए की बुक तो हिंदी में है मेरी। अरे तो लेकिन उसमें हिंदी क्या लिखा मैंने कि सीपीयू के पास डेटा आता, आप सीपीयू को हिंदी में थोड़ी लिखेंगे, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रहेगी, है ना। ठीक है बच्चों, थैंक्स।